10 देख रहे हैं। द प्रीमाइसेस and stock of A were totally destroyed by fire on 30th April 2016. From the accounts and other records that were saved, the following information is available. Stock on hand has always been valued at 10% less than the cost. Opening stock, then purchases, sales less returns, wages, closing stock, then prepare a statement for submission to the insurance company in support of the claim for loss of stock. देखिए इनका जो है नुकसान हुआ है वो 15-16 में और 30th अप्रैल को। तो 30th अप्रैल का हमें 30th अप्रैल को जब नुकसान हुआ है उस डेट तक का हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे जिसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। और जब हम इसको बनाने जा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम अटक रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमें जीपी रेट नहीं दिया होगा। तो अगर जीपी रेट नहीं दिया होता है तो ऐसे में क्या करते हैं, हम पुराने लास्ट ईयर के जो जीपी रेट होता है उसको यूज करते हैं। और अगर कई साल के जीपी दिए हुए हैं तो उसमें फिर हम ट्रेंड एनालिसिस भी करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो उसमें हमें जीपी की रिक्वायरमेंट है। जीपी की रिक्वायरमेंट के लिए हमें पिछले वाले रिकॉर्ड्स पे जाना होगा। पिछले वाला रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, वहां से हम जीपी पता कर लेंगे, जीपी से जीपी रेट पता कर लेंगे और फिर हम अपने इस साल का जो है डेट ऑफ फायर तक का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे जिसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक और भी समस्या की बात यह है कि ये लोग अपने यहाँ पर जो स्टॉक है उसको 10% लेस पे लिखते हैं, 10% उसकी वैल्यू कम करके लिखते हैं। तो अगर देखिए 10% वैल्यू कम करके लिखी हुई है तो हमें इसकी सही वैल्यू पहले पता करनी होगी और जब हम सही वैल्यू पता कर पाएंगे तभी हम उसके जो है सही रिकॉर्ड्स पे की जानकारी ले पाएंगे और तभी हम सही जीपी रेट भी पता कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो गलती हो जाती है स्टूडेंट से, वो एक कॉमन जो गलती वो ये होती है कि वो देखते हैं 10% कम लिखा हुआ है तो जो वैल्यू है उसमें 10% निकाल के वो जोड़ देते हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे ये समझने की बात है कि जो भी उसकी एक्चुअल वैल्यू रही होगी उसमें उसका 10% कम किया गया होगा, ना कि ये कम वाली वैल्यू का, ये तो ऑलरेडी रिड्यूस्ड वैल्यू है। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, सबसे पहले तो ये समझने की बात है। इसको ठीक करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका ये है कि ये 10% ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, यानी कि 100 में से अगर 10 माइनस कर दें तो ये 90% वैल्यू है। तो ऑलरेडी जब 10% लेस हुआ है तो ये 90% फिगर शो कर रहा होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 90 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, उल्टा करके 90% को 100/90 से जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आपको 100% रियल वैल्यू बता देगा। तो सबसे पहला काम तो अपने को इनके स्टॉक की वैल्यू को ठीक करने का काम करना होगा। तो ठीक करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चल रहे हैं और व्हाइट बोर्ड पे एक एक करके स्टॉक की वैल्यू को ठीक करते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है वो हम देख ले रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक, जिसको हम ठीक करने जा रहे हैं, ठीक पता करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है हमें 2709 12/13 का ओपनिंग स्टॉक। अब एक बात और भी समझने की है कि अगर किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है, जो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, क्योंकि भाई जो इस साल के अंत में बच रहा है वही तो अगले साल यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये अगर कोई यहाँ पर स्टॉक होता तो वो यहाँ पे ट्रांसफर किया होता है। तो 1 2 3 4 स्टॉक दिए हुए हैं, ये चारों की वैल्यू अंडर वैल्यू करी गई है, 10% कम लिखा गया है, 10% लेस देन कॉस्ट किया हुआ है उन्होंने। हम इसकी सही वैल्यू पता करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2709 की वैल्यू ठीक करेंगे।
2709 का जो स्टॉक है उसको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए क्या करना है, इनटू 100/90 करना है। फिर जो अगला स्टॉक हमें दिया हुआ था वो 3240 का है, तो 3240 के स्टॉक को ठीक करेंगे, इसको भी इनटू 100/90 करेंगे, क्योंकि ये भी 10% कम है, ये ऑलरेडी 10% कम है, तो इसमें 100% 10% कम होकर 90 हुआ, तो 90 की जगह 100 वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी वो हम पता कर रहे हैं। फिर तीसरा स्टॉक दिया हुआ 3600, तो इसकी वैल्यू पता करेंगे हम, रियल वैल्यू इनटू 100/90। और चौथा स्टॉक जो है वो वही है आपका 3690, तो 3690 इनटू 100/90, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यूज देखिए कितनी आ रही हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 3 जा 27 और ये हो जाएगी 3010। फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3600 और भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी 4000 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4100। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए 3010 में से उसका 10% 301 आएगा, 301 माइनस करेंगे तो इट विल बी 2709, तो ठीक है। 3600 में से 360 10% माइनस करेंगे तो 3240 होगा। 4000 का 10% 400 हुआ, 400 लेस करेंगे तो 3600 हुआ, यानी कि रियल वैल्यू जो थी वो स्टॉक की ये वाली वैल्यू थी और इन्होंने उसको कम करके 10% कम करके इसकी वैल्यूज को रिड्यूस करके लिखा हुआ। अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज रहती हैं, किसी जगह पर वो 10% बढ़ा के भी लिखते हैं, अगर 10% बढ़ा के लिखा हुआ है तो इसका ना वो 110% पे लिखा हुआ है, तो 110 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर किसी पे बोलता है जी उसने 20% अप किया हुआ है, यानी कि वो 120% वैल्यू दिखा रहा है, तो 120 से डिवाइड करिए और 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको रियल वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर बोलता है किसी में 25% कम करके लिखा हुआ है, तो 25 कम लिखा हुआ है, यानी कि 100 में से 25 कम कर दिया गया तो 75% वैल्यू लिखी गई है। तो सही वैल्यू पता करने के लिए क्या है, 75% को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 100/75 कर दीजिए तो रियल वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो पर्पस है वो ये पता करना कि यहाँ पर इनके कितने ग्रॉस प्रॉफिट आ रहे हैं, ताकि हम जो है इनका जीपी रेट इनका ऑब्जर्व कर सकें। तो यहाँ पर लास्ट 3 ईयर की इंफॉर्मेशन है, ये तो करंट ईयर की बात है, ये जिसमें आग लगी है, इसके लिए तो मेमोरेंडम आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 3 ट्रेडिंग अकाउंट बनाने हैं, एक इस साल के लिए, एक इस साल के लिए और एक इस साल के लिए। चाहे तो आप अलग अलग 3 ट्रेडिंग अकाउंट बना लें, या हम कॉलमनर फॉर्म में भी 3 ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर चुका हूँ, तो 3 हम जो है यहाँ पर कॉलमनर फॉर्म में ड्रॉ कर ले रहे हैं, 3 ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ बना ले रहे हैं। तो ये जो 3 ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ये अलग अलग ईयर के ऊपर हम मेंशन कर दे रहे हैं। ये वाला जो है 12-13 का है पहले वाला, फिर इसके बाद 13-14 का है, फिर इसके बाद 14-15 का है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 12-13, 13-14 एंड 14-15। और करंट ईयर का जो है वो मेमोरेंडम अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता ही यहाँ पर हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है, तो टू ओपनिंग स्टॉक शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। फिर आप परचेजेस लिखते हो यहाँ पर, जो कि गिवन है यहाँ पर, वो भी लिख लेंगे हम। और इस जगह पर आप सेल्स लिखते हो, फिर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो यहाँ पर, सबको याद ही है। और यहाँ पर अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो उसको लिखते हैं हम, और फाइनली हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन से फिगर्स को लिख लेते हैं। तो पहले साल में दिया हुआ है 2709 और 3240, तो ये स्टॉक की वैल्यू हमने सही कर दी थी, ये वाली वैल्यू गलत दी हुई है क्योंकि इसने 10% कम करके लिखा हुआ है। तो हम इसकी सही वैल्यू लिखेंगे जो है वो हमने कैलकुलेट करी हुई है, वो थी हमारी 3010 एंड 3600। तो 3010 ओपनिंग स्टॉक था और
क्लोजिंग स्टॉक है 3600। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 3600, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3600। फिर अगले साल का जो फिगर है वो भी साथ के साथ लिख ले रहे हैं। यहाँ पर 3240 और 3600 दिया हुआ है, यानी कि इसकी जो सही वैल्यू थी 3240 की वो 3600, और 3600 की जो सही वैल्यू थी वो 4000। मैं आपको शो भी कर देता हूँ कि जो 3600 का स्टॉक है उसकी सही वैल्यू कितनी है, 4000, और जो 3240 का स्टॉक था उसकी वैल्यू थी 3600। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को भी पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका क्लोजिंग स्टॉक 4000, और जो इसका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो यहाँ का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 4000, और आगे लास्ट वाला जो स्टॉक था उसकी वैल्यू मुझे याद आ रहा है कि 4100। हाँ जी, तो अगले वाले स्टॉक की वैल्यू 4100 है। तो इधर हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पुट कर दी। अब हम परचेजेस लिख देते हैं, कितनी कितनी परचेजेस है, क्वेश्चन में गिवन है। तो परचेजेस है 7490, 7490, फिर इसके बाद है 8000 और 8100। तो 8000 फिर भाई 8100 ये दिया हुआ है, हमने वहां से देख लिया। फिर यहाँ पर जो है सेल्स दी हुई है रिटर्न्स के बाद 12,000, 13,200 एंड 14,000। तो 12,000, 13,200 और 13,200 के बाद 14,000, ये हमने यहाँ पे सेल्स लिख दी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ पर वेजेस दी हुई है, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिख देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस का जो वर्ड जो दिया हुआ, नाम जो दिया वही लिखेंगे हम। तो हमें दिया हुआ डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो वेजेस हैं, तो वी विल राइट वेजेस, और वेजेस का अमाउंट है 1740, 1900। तो 1740 देन 1900, और फिर भाई इसके बाद है 2090। तो 2090, या आप चाहे तो अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट पे बना सकते थे। अब हम इसको टोटल करेंगे और बैलेंस पता करेंगे कि कितना इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। तो टोटल करते हैं। इसमें आ रहा है जी पहले वाले में 15,600 टोटल, यहाँ पर टोटल आ रहा है 17,200, और इस जगह पे टोटल आ रहा है 18,100। इस टोटल को यहाँ पुट किया और अब हम पता करेंगे जीपी। तो 15,600, 17,200 और 18,100। तो ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से बैलेंस निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है भाई यहाँ पर 3,360 रुपीज। ठीक है, 3,360। फिर यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 9,615 और ये 7, यानी कि 3,700, और इस जगह पर आ रहा है आपका 3,910 रुपीज। तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट्स पता कर लिए, स्टॉक सही कर लिए, ग्रॉस प्रॉफिट पता कर लिए। अब हम अपने इस पे आते हैं, जीपी रेट पता करने के लिए। जीपी रेट पता करने के लिए देखिए यहाँ पर 3,360 पहले वाले साल में जीपी है, दूसरे साल में 3,700 का जीपी है, और तीसरे साल में 3,910 का जीपी है।
सेल्स इनकी जितनी है वो देख लेते हैं और इनटू 100 कर देंगे तो हम परसेंटेज में इनके जीपीस कितने हैं वो पता कर सकते हैं। इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स, ये सबको पता ही है कि जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 जो है वो हमारा जीपी रेट का कैलकुलेट करने का तरीका है। तो सेल्स इस साल की कितनी है? पहले साल की हैं 12,000 और फिर हैं भाई यहाँ पर 13,200 और फिर इसके बाद है आपकी 14,000। तो सब लोग साथ के साथ इसको सॉल्व करें और मुझे जीपी रेट कैलकुलेट करके बताएं। कैलकुलेट करिए भाई सब लोग, बताइए। सॉल्व करिए। So फर्स्ट ईयर का 28%, फर्स्ट ईयर का 28%, फिर 28.03, 28.03, फिर है 27.9, 27.93। तो so अब देखिए 92, 92 या 93, हम यहाँ पर अगर नोटिस करें तो कोई भी यहाँ पे ट्रेंड नहीं है। 28 के आसपास का जो है वो आप नोटिस करें यहाँ पे जीपी रेट, ठीक है। 28%, 28.0। जब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कोई ट्रेंड नजर आ रहा है क्या। जैसे 10 था, फिर 11 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, तो अब क्या होगा 14। जैसे 10 था, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ, अब क्या होगा 25। तो इसको ट्रेंड कहते हैं। यहाँ पे कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। अगर ट्रेंड नजर नहीं आ रहा होता तो हम ऐसे में क्या करते हैं कि जो भी हमारे जीपी रेट है उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो 28.03 और 27.92, इसका हम 3 फिगर का एवरेज निकाल देंगे तो इट विल बी रफली 28%। तो 27 पॉइंट कुछ आ रहा है, 999 आ रहा है, तो 28%। तो देखिए काम जब होते हैं यहाँ पर तो वो एस्टिमेशन पर होते हैं। एक और तरीका भी इसमें यूज किया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं कि 3 साल के इकट्ठे जितने प्रॉफिट हैं उनको जोड़ लिया और 3 साल के कितने इकट्ठे सेल्स हैं उसको जोड़ लिया तो भी उतना ही आएगा। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन वहां पे डिफरेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कोई ट्रेंड यहाँ पर नजर नहीं आ रहा था तो हमने इसलिए उसका औसत निकाल लिया और औसत वो देख के पता चल रहे थे कि वो थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशंस की वजह से 19-20 हुआ होगा, बाकी उनका जो यूनिफॉर्मिटी जो है वो 28% की है। तो इसका मतलब जीपी रेट जो है इनके यहाँ पर 28% का है। तो अब हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे आएंगे और उस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाएंगे अप टू द डेट ऑफ फायर। और जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट करंट ईयर के लिए बनाया जाता है और इसको बनाने का पर्पस होता है कि आपको ये पता करना होता है कि डेट ऑफ फायर के दिन कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था। तो इसके ऊपर आप पीरियड भी मेंशन करेंगे, किस पीरियड का आप बना रहे हैं। हम लोग लिखेंगे फॉर द पीरियड आग कब लगी थी उसके यहाँ पर 30 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से फॉर द पीरियड 1 अप्रैल और ईयर था भाई 16, 1 अप्रैल 16 से लेके टू 30th अप्रैल 16। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फिर हम लिखेंगे परचेजेस, फिर यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस थी तो वेजेस को लिख देंगे हम, और इस तरफ हम सेल्स लिखेंगे जो कि दी हुई है हमें,
और फिर हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकालना है, आपको ये बात पता है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो बैलेंस करके पता करना होगा, और ओपनिंग स्टॉक जो है वो लास्ट ईयर में से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो हम यहाँ पे नोटिस करें, जो आखिरी साल था उसमें जो है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक था 4100 रुपीज का। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक 4100 का है, इसको हमने यहाँ पे लिखना है। तो 4100 इस बार वाले में लिख लिया, तो 4100। वैसे यहाँ पर एक जो एरर लग रही है वो 15 होगा, क्योंकि लास्ट टाइम बुक्स 15 में बंद हुई थी। क्वेश्चन में देखिए कुछ ये 16 नहीं हो, 15 16। अच्छा चलो, बुक के एडिशन का फर्क है। तो ईयर में अगर बात करूं तो ये ईयर आप समझ गए होंगे, 1 2 3 जो भी है, सीक्वेंस मिसप्रिंट है कहीं कहीं पे। तो चलते हैं हम आगे। इस बार 3690 का जो ओपनिंग स्टॉक है वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, उसकी वैल्यू हम पता कर चुके हैं, वो 4100 निकल के आ रहा है। तो 4100 का 10%, 410 लेस करके 3690 लिखा गया। तो जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 4100 का स्टॉक है, परचेजेस 600 की हैं और सेल्स 1200 की हैं। तो परचेजेस 600 है, सेल्स 1200 है, और वेजेस जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है वो है 200 रुपीज। ये सारे फिगर्स को हमने यूज कर लिया। और इसके बाद अब हमको एक बात और पता है कि जीपी जो है वो सेल्स का 28% है। तो 1200 का 28% जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे, वो 1200 की सेल्स है, उसका 28% जीपी हो जाएगा आपका 336। इसके बाद अब आप इसका टोटल कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, और जो बैलेंस निकलेगा वो आपका यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक का फिगर होगा। तो ग्रैंड टोटल हो रहा है 5236। 5236 ये बैलेंसिंग फिगर है, और 1200 माइनस करेंगे तो 4036। ये 4036 का ही हमारा क्लेम हो जाएगा जितना क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सैल्वेज का पार्ट है ही नहीं। लास्ट क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे, मैंने देखा कि मिसिंग थे, तो उसमें एक एबनॉर्मल लॉस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, उसको आज क्वेश्चन भी उसके प्रैक्टिस कर लेते हैं, और साथ के साथ इसमें जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका भी जो पार्ट ये रिवाइज वो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन हम देखते हैं जिसके अंदर आपका लास्ट क्लास का पर्पस भी सॉल्व हो जाए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। On 1st July 2016, the stock of Richa was destroyed by fire, but sufficient records were saved from which the following particulars were ascertained. 1st April 2015, stock at cost. 31st March 2016, stock at cost. Then purchases for the year ended 31st March 2016. Sales for the year ended 31st March 2016. Then purchases from 1st April 2016 to 31st जून तो होता नहीं, 30th जून होना चाहिए, क्योंकि 31st जून तो होता ही नहीं है। तो 30th जून 2016। देन सेल्स दी हुई है। अब करंट ईयर में इसका मतलब क्या है कि 30 जून को इनके यहाँ पर आग लगी है, तो करंट ईयर में परचेजेस दे दी उन्होंने, करंट ईयर में सेल्स दे दी। तो यहाँ तक तो कोई भी पॉइंट नया नहीं है। अब जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें कुछ नया
पॉइंट हैं वो अब हम समझते हैं। कह रहे हैं कि इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016, यानी कि आग लगने वाले साल के शुरुआत वाले समय में और लास्ट ईयर में जब क्लोजिंग कर रहे थे तो उस समय कुछ स्टॉक के साथ में उन्होंने कुछ चेंजेस किए। क्या कह रहे हैं? 2300 rupees had been written off on certain stock which was of a poor selling line having the cost of 6900। कह रहे हैं कि कुछ स्टॉक जो था वो खराब था, पुअर सेलिंग लाइन का था, मतलब डैमेज रहा होगा या आउटडेटेड रहा होगा। तो ऐसा 6900 रुपीज का स्टॉक था, तो क्योंकि वो पुराना या कुछ डैमेज या पुअर सेलिंग लाइन का था, इसलिए उसमें से उन्होंने 2300 रुपीज की वैल्यू कम कर दी। ये उन्होंने लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा किया। फिर कहते हैं जी ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन द जून 2016, यानी कि इस साल जिस साल आग लगी है उस साल वो कह रहे हैं कि जून में उन्होंने कुछ स्टॉक को बेचा, उसका एक पार्ट कुछ बेच दिया जो खराब वाला स्टॉक था, और उस स्टॉक को बेचा एट ए लॉस ऑफ 250 रुपए के नुकसान पे बेचा। फिर उन्होंने आगे बताया कि ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450, जिसकी ओरिजिनल में रियल में जो कॉस्ट थी वो 3450 की थी। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक 6900 के स्टॉक था खराब वाला, उसमें से 3450 का स्टॉक 250 रुपए 250 के लॉस पे बेच दिया गया, यानी कि उसको बेच दिया गया 3200 में। और जो बचा हुआ स्टॉक है उसके लिए कहते हैं द रिमाइंडर स्टॉक। बचा कितना होगा? 6900 में से आधा 3450 वाला बिक गया, तो अब बचा कितना है? 3450 का ही। वो कह रहे हैं कि इज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, और उसकी आज की जो वैल्यू है वो ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी कि 3450 का जो बचा हुआ स्टॉक है उसकी वैल्यू 3450 ही है। Subject to the above exception, gross profit had remained at a uniform rate throughout the year। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो जीपी रेट था वो यूनिफॉर्म है, यानी कि सेम जीपी रेट है, केवल इस प्रोडक्ट पे जो है जीपी रेट वो डिफरेंट हो गया। The value of stock salvaged was 5,800. The policy was for 50,000 and was subject to the average clause. Work out the amount of claim of loss by fire। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी कुछ स्टॉक जो हैं जो नॉर्मल जीपी रेट के नहीं होते हैं, या तो उसमें कुछ नुकसान होने का डर होता है या उसकी लॉस पे बिक रहे होते हैं वो स्टॉक, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक निकल आते हैं। तो जब डिफरेंट कैटेगरी के स्टॉक निकल आते हैं उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल स्टॉक। देखिए आपको क्या करना चाहिए, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ भी चुके हैं, मैं रिकॉल करवा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। तो देखिए जब भी एबनॉर्मल स्टॉक की बात होगी तो सबसे पहले तो क्या है कि आप समझ लीजिए कि जिस साल एबनॉर्मल स्टॉक की सेल्स हैं उस साल आपको क्या करना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट 3 पार्ट में डिवाइड करके बना लेना चाहिए। एक टोटल कॉलम, एक नॉर्मल कॉलम और एक एबनॉर्मल कॉलम। नॉर्मल स्टॉक के लिए कॉलम बनेगा, एक एबनॉर्मल स्टॉक जिसपे नॉर्मल जीपी रेट नहीं लगता, और एक टोटल कॉलम होगा। तो हम अभी इसका क्वेश्चन भी करेंगे, आप बेहतर तरीके से तब और समझ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जो बात इन्हें नटशेल जो याद रखनी है कि किसी साल में किसी स्टॉक कोई एबनॉर्मल नेचर का है। एबनॉर्मल नेचर का मतलब ऐसा स्टॉक जिसपे साधारण जीपी रेट या नॉर्मल जीपी रेट नहीं लगता, वो या तो घाटे पे बिक रहा होता है या कम प्राइस पे बिक रहा होता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो ज्यादा प्राइस पे बिक रहा हो, यानी कि जिसपे नॉर्मल जीपी रेट नहीं एप्लीकेबल है वो एबनॉर्मल स्टॉक है। वो कम का भी हो सकता है और ज्यादा वैल्यू का भी हो सकता है, और हमें उसको ट्रिपल कॉलम करके ट्रेडिंग अकाउंट को ड्रॉ करके करना होता है, जिसमें नॉर्मल को अलग कर देना है और एबनॉर्मल को अलग कर देना है। और इसको ट्रिपल कॉलम को बनाना कब चाहिए? ये बनाना तब चाहिए जब भी हमें एबनॉर्मल स्टॉक की सेल्स दी जाए। तो यहाँ पर लास्ट ईयर में कोई भी एबनॉर्मल सेल्स नहीं थी, उन्होंने केवल ये देखा कि कुछ स्टॉक खराब है, पुअर सेलिंग लाइन का है, उसकी वैल्यू उन्होंने कम कर दी। तो इसलिए लास्ट ईयर में हम ट्रिपल कॉलम का जो ट्रेडिंग अकाउंट है नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम के साथ में वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस साल उन्होंने उस स्टॉक को बेचा है, जून में बेचा है, और उन्होंने कहा है कि 3450 वाले स्टॉक को 250 रुपए नुकसान पे बेचा है। तो इस साल उसकी एबनॉर्मल सेल्स है। तो इस साल जब हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, यानी कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो ट्रिपल कॉलम में बनाएंगे, एक नॉर्मल के लिए, एक एबनॉर्मल के लिए और एक टोटल के लिए।
तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, और यहाँ पर फिर वही एक प्रॉब्लम जो कॉमन प्रॉब्लम फंसती है वो ये है कि यहाँ पे जीपी रेट आपको नहीं दिया हुआ है, और जब आपको जीपी रेट नहीं दिया होता है तो आप लास्ट ईयर का जीपी निकालते हो, उससे आप जीपी रेट पता करते हो और उसी जीपी रेट को यूज कर लेते हो। और अगर तमाम सारे ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन दी हुई है ट्रेडिंग अकाउंट की, तो आप उतने सारे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, उसमें से ट्रेंड स्टडी करते हो, और अगर ट्रेंड नहीं मिलता तो फिर उसका एवरेज आप यूज करते हो। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चलेंगे और लास्ट ईयर का एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का जो लास्ट ईयर का पर्पस है टू नो जीपी, ताकि हम जीपी रेट पता कर सकें। ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended, लास्ट ईयर के लिए बना रहे हैं, लास्ट ईयर कब क्लोज हो रहा था 31st March 16, तो फॉर द ईयर एंडेड 31st March 16 टू ओपनिंग स्टॉक, शॉर्टकट में लिख देता हूं, देन टू परचेजेस, बाय सेल्स, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 73,500, 73,500, फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 79,600, बाय क्लोजिंग स्टॉक 79,600, फिर है भाई आपके पास परचेजेस 3,98,000 की, और इसके बाद आपको देखनी है यहाँ पे सेल्स दी हुई है, और सेल्स का जो फिगर है वो है आपका 4,87,000। फिर हम देखते हैं क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। अब आपको एक बात आपको जो बात समझनी है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ये उन्होंने लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, उन्होंने दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, पर उन्होंने एक बात और भी कही है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक था इसमें उन्होंने इसको एडजस्ट किया था। उनको लग रहा था कि कुछ स्टॉक ऐसा था लास्ट ईयर में जो पोर सेलिंग लाइन का था, जो घाटे पे बिकने वाला था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि उसकी वैल्यू कम कर दी थी। उन्होंने कितनी वैल्यू कम कर दी थी क्वेश्चन में बताया हुआ है, मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि यहाँ पर 2,300 रुपीज उन्होंने उसकी वैल्यू रिड्यूस कर दी थी। क्यों रिड्यूस कर दी थी? क्योंकि उनको लग रहा था कि ये स्टॉक डैमेज हो रहा है या पुराना है या जो भी वजह रही हो, ये सही रेट पे नहीं बिकेगा। तो ये पॉलिसी भी रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, और सभी के लिए एक ये प्रिंसिपल भी है कि जब भी स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो जो भी उसकी कम वाली प्राइस होती है उस पर हम उसको वैल्यू करते हैं। ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय आपने पढ़ा था। अब हम यहाँ पर नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हमारा पर्पस ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी पता करना मेन पर्पस नहीं। यहाँ पर तो जीपी जो नॉर्मल वाला रेट बनता है, हमें जो उनका जीपी रेट है उससे मतलब नहीं है, हमको ये पता करना है, जीपी तो पता करना है कि ऐसा जीपी जो नॉर्मली उनके यहाँ चला करता है, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो इन्होंने को कुछ गड़बड़ लग रहा था, इन्होंने क्या किया, उस स्टॉक की वैल्यू कम कर दी और अपना जीपी उन्होंने हिसाब से चेंज करके निकाल लिया होगा। पर हमको तो क्या करना है कि एक्चुअल में पता करना है कि उनके यहाँ पॉलिसी क्या है जीपी की। तो वो जो जितना पार्ट उन्होंने लास्ट ईयर में ट्रेडिंग अकाउंट में अप डाउन करके कुछ चेंजेस किए होंगे, जो वेरिएशंस किए होंगे, हम उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि उन्होंने जो 2,300 रुपीज का स्टॉक जो है, जो वैल्यू कम कर दी थी, हम उसको 2,300 को स्टॉक की वैल्यू में जोड़ेंगे
देंगे और सही स्टॉक जब हम लिख देंगे तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि सही मायने में इनका जीपी रेट की क्या पॉलिसी थी। हमें तो जीपी रेट की पॉलिसी इनकी पता करनी है। तो जितना भी कोई स्टॉक उन्होंने डिस्टर्ब किया है, कम ज्यादा किया होगा, तो उस स्टॉक को 79,600 गिवन है और इसमें से 2,300 रुपीज इन्होंने माइनस कर दिए थे। तो हम उसमें 2,300 रुपीज वापस जोड़ेंगे और सही जो वैल्यू है स्टॉक की वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर यही बात ध्यान देनी है आपको कि 79,600 जो स्टॉक वैल्यू थी वो नहीं लिखनी है। वैल्यू कौन सी लेनी है? 79,600। इसके साथ में हमने जो एडजस्ट करके 2,300 लेस कर दिया था वो 2,300 एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आएगा वो हमने यहाँ पे शो करना है। तो जब हमने इसको एडजस्ट करना है तो ये आ रहा है हमारा 81,900 रुपीज। इसका मतलब ये होगा कि सही मायने में, रियल सेंस में अगर हम बात करें तो उनके यहाँ 81,900 रुपीज का स्टॉक था, जिसमें से उनको कुछ स्टॉक 6,900 वाला गड़बड़ लग रहा था और उन्होंने उसके 2,300 रुपीज उनकी वैल्यू लग रहा था कि कम हो गई है, 2,300 रुपीज कम कर दिए थे। हमने 2,300 वापस जोड़ के उनकी सही स्टॉक की वैल्यू पता कर ली। सही स्टॉक की वैल्यू हम पता कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी जीपी रेट की सही पोजीशन, सही वाला जीपी रेट पता करना है। अब अगर उनको ये लगने लगे कि सारा स्टॉक ही डैमेज हो गया या खराब हो गया, ये बिकेगा ही नहीं, उन्होंने उसकी स्टॉक की वैल्यू 0 कर दी, तो जीपी तो माइनस में चले जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हमको ये थोड़ी नहीं देखना है कि जीपी रेट माइनस वाला होगा। उनका सही मायने में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता, कुछ भी नॉर्मल कंडीशन में क्या जीपी रेट है वो हमें पता करना है। और इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, इसका आप टोटल करोगे और आप देखोगे कि इनके यहाँ पे जीपी कितना आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम पता कर लेते हैं। टोटल कर लेते हैं जी 4,87,000 और 81,900। तो ये हो जाएगा आपका 5,68,900 रुपीज। 5,68,900 में से माइनस कर दें तो ये आपका आ जा रहा है 97,400। ठीक है, 97,400 हमें प्रॉफिट पता चल गया। अब हम इसमें जीपी रेट पता कर लेते हैं कितना, यहीं पे कर लेते हैं वर्किंग। तो जीपी रेट इज इक्वल्स टू जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 इज इक्वल टू जीपी रेट आ जाएगा आपका। तो ये होगा आपका 97,400 डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। सेल्स थी 4,87,000। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 20%। अब देखिए, हमें नॉर्मल कंडीशंस में क्या जीपी रेट चल रहा है वो पता चल गया। अब जीपी रेट हमें पता चल गया। अब हम अपने इस साल के अकाउंट पे आते हैं और हमारा यहाँ पर पर्पस ये पता करना है कि इस साल जो स्टॉक चला वो कितने रुपए का स्टॉक चला। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, आपको याद ही होगा। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अप टू द डेट ऑफ ईयर, कब से लेकर के जब लास्ट टाइम क्लोज किया गया था। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और पीरियड जो होगा इसका वो लास्ट टाइम कब क्लोज किया गया था, ये क्वेश्चन में देख लें एक बार। ये पीरियड दिया हुआ है 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 16। 31 जून लिखा हुआ है, 30 जून। तो 1 अप्रैल 16 से 30 जून 16। देखिए, हम नॉर्मली एक कॉलम का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, यहाँ पर हम लोग 3 कॉलम का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। इनर कॉलम में हम यहाँ पे 2 और कॉलम बना रहे हैं। एक है नॉर्मल स्टॉक के लिए
और एक है आपका एबनॉर्मल स्टॉक के लिए। तो हमने यहाँ पे नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉलम्स अंदर लिख दिया। ये 3 कॉलम कब बनाने हैं, इसकी बड़ी सिंपल सी पहचान ये है कि जब भी एबनॉर्मल पार्ट की सेल्स हो रही होंगी तो आप ऐसा कर लीजिए। ये लास्ट ईयर में भी 3 वाले कभी कभी बनाने पड़ सकते हैं, अगर लास्ट ईयर में भी कुछ एबनॉर्मल सेल्स होती तो, क्योंकि हमको तो नॉर्मल कंडीशंस की चीजों को अलग कैलकुलेशन करनी है, और जो एबनॉर्मल वाला है उसमें तो फायदे नुकसान कुछ डिफरेंट रेट पे होंगे, उसको अलग करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लेके आएंगे ओपनिंग स्टॉक, और ये वो ओपनिंग स्टॉक होगा जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था। तो हम लास्ट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट पे जाते हैं, और ये देखिए हमने इसका स्टॉक जो है वो लिखा हुआ है 81,900 का। तो ये वाले स्टॉक को हम लेके आ जाएंगे, ये लास्ट ईयर का टोटल स्टॉक था। आपको मैं याद करा दूं कि ये टोटल स्टॉक है, इसके अंदर कुछ नॉर्मल स्टॉक है और कुछ एबनॉर्मल स्टॉक है। हमें एक बार क्वेश्चन फिर से देखना पड़ेगा, आपको मैं बताऊं क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि जो एबनॉर्मल स्टॉक था वो 6900 रुपीज का स्टॉक था, खराब वाला स्टॉक, पुअर सेलिंग लाइन वाला। तो 6900 का स्टॉक में से उनको लग रहा था इसकी वैल्यू कम होगी, इसमें 2300 घाटा, उन्होंने 2300 कम कर दिया, पर स्टॉक तो एबनॉर्मल नेचर वाला 6900 है, घाटा 2300 होगा उसमें, या उसकी वैल्यू 2300 कम हो गई है, बट उस स्टॉक की कीमत 6900 थी। तो हमने क्या करना है, उस स्टॉक को सेपरेट कर लेना। यहाँ पर 6900 के स्टॉक को हमने सेपरेट कर लिया। अब टोटल 81,900 का था, पुअर सेलिंग लाइन वाला 6900 का था, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 81,900 में से 6900 को। तो जो नॉर्मल नेचर का स्टॉक है, जो नॉर्मल का जीपी रेट वाला स्टॉक है, वो 75,000 स्टॉक है। इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे आप परचेजेस लिखते हो। तो परचेजेस का क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, और परचेजेस दी हुई हैं आपको इस बार 1 अप्रैल से ये दी हुई है 1,62,000 की। तो हम यहाँ पे 1,62,000 लिखते हैं। अब देखिए कोई भी एबनॉर्मल रेट की परचेजेस हमने नहीं करी हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्लैंक डाल दिया, और जो भी परचेजेस हैं वो हमने लिखा जी नॉर्मल परचेजेस हैं 1,62,000 के, एबनॉर्मल परचेजेस कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी नहीं दिया हुआ है। अब हम आ जा रहे हैं दूसरी तरफ, और हम यहाँ पे देखते हैं इसमें सेल्स। तो सेल्स पे आते हैं हम लोग। बाय सेल्स, सेल्स देखिए क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, सेल्स दी हुई है 2,31,000। तो सेल्स का फिगर लिख दिया हमने 2,31,000, और हमको ये बात ध्यान देनी है कि इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल सेल्स भी होंगी। 2,31,000 में कुछ एबनॉर्मल हैं। अच्छा, एक और भी आपको बात बतानी थी कि ये मुझे याद है, काफी साल से हम ये क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर जो है एक मिसप्रिंट है, और वो है 2,31,200 है इसका फिगर इस जगह पे। तो आप अपनी बुक में भी करेक्शन कर लीजिएगा, 2,31,200 जो है इसका रियल फिगर है, ये मिसप्रिंट है। पुराने वाले एडिशन में ये सही दिया हुआ है, नए वाले एडिशन में ये मिसप्रिंट होके आ गया। तो मैं इसको सही कर देता हूँ, 2,31,000। अब ये याद आ गया मुझे, क्योंकि लास्ट कई ईयर से हम लोग कराते आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें अब 2,31,200 का सेल्स है, पर एबनॉर्मल सेल्स के लिए भी एक बात कही गई थी। उसने कहा कि इस बार 3,450 का, यानी कि 6,900 का आधा स्टॉक हमने बेच दिया, और उस स्टॉक को बेचा है हमने 250 के लॉस में। तो 3,450 में से 250 का लॉस हुआ, तो यानी कि उस स्टॉक को सेल किया गया 3,200 में, यानी कि यहाँ पर 3,200 रुपीस की एबनॉर्मल सेल्स हैं। अगर 2,31,200 की टोटल सेल्स हैं और उसमें से एबनॉर्मल सेल्स 3,200 की हैं, तो नॉर्मल सेल्स कितनी हो जाएंगी भाई हमारी? 2,28,000 की। अब
आपको एक बात और पता है कि जो जीपी रेट जो आपने पता किया था, जीपी रेट है आपका 20%। ये जो जीपी रेट है 20%, ये आपका नॉर्मल वाला जीपी रेट है, नॉर्मल स्टॉक का जीपी रेट है। तो सबसे पहले ऐसे में अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उस एक्सपेंस को हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे कोई है नहीं तो हम यहाँ पर नॉर्मल वाला जीपी रेट जीपी पता करते हैं। तो 2,28,000 की सेल्स है नॉर्मल वाली, और इसके ऊपर 20% का जीपी आया होगा, और 2,28,000 का 20% कैलकुलेट करिए जरा। 2,28,000 का ये हो जाएगा आपका 45,600। अब जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही अब नॉर्मल वाला जो स्टॉक है उसकी वैल्यू हम पता कर लेते हैं कि नॉर्मल स्टॉक का, नॉर्मल वाला जैसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस पता करते थे क्लोजिंग स्टॉक का, वैसे अब यहाँ पर पता कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पता करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये हम टोटल करके बैलेंस निकाल देंगे, हमारा ये बैलेंसिंग फिगर होगा। तो टोटल हो रहा है यहाँ पर 2,82,600, 2,82,600, और क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारा बैलेंस निकलेगा 54,600। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा कितना बैलेंस बच रहा है नॉर्मल वाले स्टॉक। अब हम एबनॉर्मल वाले कॉलम पे चलते हैं। जब हम एबनॉर्मल वाले कॉलम पे चलते हैं तो हमको एक बात ये भी पता है कि इसमें 250 का लॉस हुआ था इसके अंदर। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें ग्रॉस लॉस हुआ था हमारा कितना, 250 का। कैसे 250 का लॉस है, खुद ही पता है कि 3,450 के स्टॉक को 250 कम पे बेचा है तो 285 का तो नुकसान हुआ। और एक बात और हमसे कही गई थी, मैं आपको फिर से पढ़ के बता देता हूं कि जो बचा हुआ स्टॉक है अब उसकी ओरिजिनल वैल्यू है द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक, जो बचा हुआ स्टॉक रिमाइंडर was now estimated to be worth its original cost, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी वैल्यू पे कर दीजिए। तो 6,900 में से 3,450 का स्टॉक तो चला गया, तो बचा कितने का है क्लोजिंग स्टॉक, वो 3,450 का बचा है। तो अब आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये 6,900 और 6,900 ये भी क्लोज हो गया। अब आपके पास जो स्टॉक बच रहे हैं वो यहाँ पर स्टॉक जो है दो तरह के स्टॉक बच रहे हैं। नॉर्मल वाला स्टॉक 54,600 का है, एबनॉर्मल वाला 3,450 का है, और टोटल स्टॉक आप जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 58,000 और 50 रुपीज। तो इसका अलग क्लोजिंग स्टॉक सारा मिला के 58,050 का था। दूसरी तरफ क्या है कि अब अगर हम इसको टोटल करें तो 45,600 का तो प्रॉफिट आया था और 250 का ग्रॉस लॉस आया था। तो 45,600 में से 250 कम हो जाने के बाद जो नेट हमारे पास प्रॉफिट आ रहा होगा जीपी, तो वो आ रहा होगा 45,000। ये देखिए यहाँ पर ये ध्यान समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि ये दोनों को ऐड किया जा रहा है। इस तरफ प्रॉफिट है, दोनों कॉलम्स को नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम्स को टोटल करके हम लिखते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है 250 जो है हमारा ग्रॉस लॉस है। तो 45,600 में से 250 लॉस माइनस किया तो आपका जो फाइनल जीपी, जो टोटल जीपी आएगा वो 45,350 आएगा। अब आप इसका टोटल कर दीजिए कितना हो रहा है। टोटल आप करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2,31,200 प्लस 58,050, तो ये हो जाएगा आपका 2,89,250।
2,89,250। हमारा पर्पस तो जीपी पता करना था, जो हमने पता कर लिया। जीपी हमारा जो है वो आ गया है, सॉरी, हमारा यहाँ पे पर्पस जो था वो पता करना क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक पता चल गया है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा 58,050 हो गया है। अब हम आगे चलते हैं और एक छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। देखिए क्या है कि कभी कभी बिजनेसमैन पूरा इंश्योरेंस नहीं कराता, वो जितने वैल्यू का स्टॉक होता है उससे कम की पॉलिसी लेता है। अगर वो कम की पॉलिसी लेता है तो उसको अंडर इंश्योरेंस कहा जाता है, और जब अंडर इंश्योरेंस होता है तो ऐसे में एक एवरेज क्लॉज होता है। एवरेज क्लॉज ये कहता है कि अगर उन्होंने कम का बीमा कराया हुआ है तो उनके क्लेम को प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करके दिया जाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने कम का बीमा कराया हुआ है? देखिए, हमेशा जितने रुपए का स्टॉक है उतने रुपए का इंश्योरेंस हुआ होना चाहिए कम से कम। अगर उससे कम का बीमा कराया गया है तो इसका मतलब अंडर इंश्योरेंस है। तो अब यहाँ पर जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं आपके साथ आगे फिर से स्क्रीन शेयर करके चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इनके पास क्लोजिंग स्टॉक है 58,050 का, और जबकि यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में दिया हुआ है इस जगह पर कि इन्होंने इंश्योरेंस कराया है 50,000 रुपीज का, तो 50,000 रुपए का बीमा कराया और स्टॉक 58,050 का है। कम बीमा कराया हुआ इन्होंने प्रोपोर्शनेटली, इसलिए इनका क्लेम रिड्यूस कर दिया जाएगा। जब प्रोपोर्शनेटली क्लेम को रिड्यूस किया जाता है तो उसको हम एवरेज क्लॉज कहते हैं। तो चलिए अब इसके जो है एवरेज क्लॉज लगाएंगे हम। एवरेज क्लॉज लगाने के लिए आप क्या करोगे, एक तो फॉर्मूले वाले तरीके से याद रखने की बात है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको समझ लें बात, तो फॉर्मूला आप समझने के बाद बनाए, फॉर्मूला याद रखने के उसमें मत रहे। देखिए 58,050 में से इन्होंने बीमा कितने का कराया? 50,000 का, तो यही प्रोपोर्शन। अब इनके यहां पर क्लेम कितने का मांग रहे हैं? देखिए इनके यहां पर क्लोजिंग स्टॉक था, अभी हमने कैलकुलेट किया है 58,050 का, और इनके यहाँ पे सैलवेज कितना है ये देखिए क्वेश्चन में। सैलवेज था 5,800 रुपीज का, तो 5,800 का सैलवेज है। तो इनका जो लॉस कितना हुआ है वो हम पहले चेक करेंगे। तो इनका लॉस इसमें से माइनस कर दीजिए 5,800, तो इनका लॉस आ रहा है 52,250 का। तो देखिए अब होगा क्या कि लॉस 52,250 का है, तो 52,250 का क्लेम नहीं देगी इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि भैया आपने 58,050 का स्टॉक रखा हुआ और बीमा 50,000 का कराया, प्रोपोर्शनेटली आपका क्लेम रिड्यूस किया जाएगा, क्योंकि आपने कम बीमा कराया तो हम भी उतना प्रोपोर्शनेटली कम क्लेम देंगे। तो इनटू जो लॉस का अमाउंट है वो था इनका 52,250। तो अब हम इसको अगर फॉर्मूला फॉर्म करें तो क्या है, तो यहाँ पर क्या है, पॉलिसी कितने की है वो लिखी ऊपर हमने, यहाँ पे लॉस कितने का है वो लिखा यहाँ पर, और इस जगह पे हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो इसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा, और वो होगा हमारा फाइनल क्लेम। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व किया ही हुआ है। ये लॉस है, ये पॉलिसी है, और ये क्लोजिंग स्टॉक है। वो उनका लॉजिक ये है कि भाई आप पूरे का बीमा नहीं करा रहे हो, अगर आप आधे स्टॉक का बीमा कराओगे तो हम आधा क्लेम देंगे, अगर आपने 3/4 स्टॉक का बीमा कराया तो हम 3/4 बीमा देंगे। तो आपने 58,050 में से केवल 50,000 का बीमा करा हुआ है, तो उतना ही प्रोपोर्शनेटली हम क्लेम रिड्यूस कर देंगे। और ये जो क्लेम रिडक्शन के लिए जो बात हो रही होती है, इसका जो क्लॉज होता है उसको हम एवरेज क्लॉज कहते हैं।